नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक स्टोरी जिसका नाम है न्यायमूर्ति हरिपंत। ठीक है, यहाँ ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो हम पढ़ के देखेंगे। सबसे पहले लिखा है कि भारत के हर कोने में कहानियाँ सुनाई जाती है। बरसों पहले उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सर्दियों में शाम को अलाव जलाकर जब सब लोग साथ बैठकर कहानियाँ सुनाया करते थे, ये कहलाती थी अलाव की कहानियाँ। मतलब सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहानियाँ सुनाई जाती थी और लोग सुना करते थे। ठीक है, दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन न्याय व्यवस्था, मतलब उस समय की न्याय व्यवस्था की रोचक घटनाओं का मेल है हमारी यह कहानी। आज भी समाज में सिरियाला शेट्टी और विभंडक जैसे अपराधी और हरिपंत जैसे न्यायप्रिय लोग मिल जाएंगे। लेखिका की मुहावरेदार भाषा, स्वाभाविक संवाद आपकी भाषा को भी सुंदर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। और हाँ, अलाव का अर्थ तो जानो जरा। मतलब अलाव की कहानी यहाँ देखो। विजयनगर साम्राज्य में न्यायमूर्ति हरिपंत एक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रसिद्ध थे। वे एक बुद्धिमान अधिकारी थे। उनके निर्णय इतने विश्वसनीय और स्पष्ट होते थे कि अपने विवाद सुलझाने के लिए देश के विभिन्न भागों से लोग वहाँ आते थे। वे सभी मामले बड़े ध्यान से सुना करते थे। देखो, अब है, उसी नगर में सिरियाला शेट्टी नाम का एक लालची व्यापारी रहता था। वह घी का व्यापार करता था। उसकी दुकान में 20 पीपा घी था। वह 15 पीपों में बढ़िया घी और अन्य 5 पीपों में मिलावटी घी रखता था, जो वह ग्राहकों को बेच देता था। देखो क्या करता था दुकानदार सिरियाला शेट्टी, 20 पीपे घी रखा करता था और उसमें 15 पीपों में बढ़िया घी रखता था और 5 पीपों में मिलावटी घी रखता था, जो वह क्या करता था, ग्राहकों को बेच देता था। परंतु इसके बारे में किसी को पता न था। इस तरह धोखे से उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। आज के विपरीत उन दिनों कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना अपराध था। मतलब उस समय क्या था, मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना अपराध था। आज भी अपराध है, लेकिन वो अपराध लोग करते हैं और जिसके कारण लोग बीमार पड़ते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कड़ा दंड दिया जाता था। इसलिए राज्य के सभी व्यापारी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने से डरते थे। परंतु सिरियाला शेट्टी ऐसा नहीं था। वर्षों से भाग्यवश वह बचता चला आ रहा था, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था। 20 पीपों में से 5 में मिलावटी घी रखता था और 15 में अच्छे घी, मतलब वो बढ़िया घी रखा करता था। तो 15 लोगों के पास अच्छी चीज़ें जाती थी और 5 लोगों के पास खराब चीज़ें, तो इसीलिए वो बच रहा था। वह दिन सिरियाला शेट्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, जब एक नियमित ग्राहक उसके इस घालमेल को सहन नहीं कर पाया। मतलब एक बार मिलावटी घी किसके पास चला गया, एक नियमित ग्राहक के पास चला गया और यही घालमेल को क्या हुआ, वो सहन नहीं कर पाया। इसलिए उसने क्या किया, उसने मजिस्ट्रेट हरिपंत से उसकी शिकायत कर दी। देखो अब क्या होता है। मजिस्ट्रेट ने राजा के सिपाहियों से इसकी जांच कराई तो पता चला कि मिलावट का आरोप सही था। शीघ्र ही सिरियाला शेट्टी पकड़ा गया और न्यायिक अदालत में पेश किया गया। हरिपंत ने कहा, शेट्टी, यह जानते हुए भी कि तुम्हें इसका दंड मिलेगा,
तुम एक गंभीर अपराध करते रहे। तुम इतने वर्षों से लोगों को ठग रहे हो। तुम्हारा अपराध साबित हो गया है और तुम्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु मैं तुम्हें 3 में से एक सज़ा चुनने का अवसर देता हूँ। उन्होंने क्या कहा? मजिस्ट्रेट ने सिरियाला शेट्टी को कि 3 सज़ा सुनाऊंगा और उनमें से तुम्हें एक चुनना होगा, मतलब तुम्हें अवसर दिया जाएगा एक सज़ा चुनने के लिए। पहला, तुम्हें सारा घी पीना होगा, मतलब जितने भी मिलावटी घी है उसके पास वो, तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे और मुक्त कर दिया जाएगा। तीसरा है, मुक्ति के लिए तुम्हें शासकीय कोष में सोने के 1000 सिक्के जमा करने होंगे। देखो, शेट्टी ने एक मिनट सोचा और विचार किया कि सोने के 1000 सिक्के देकर तो बहुत अधिक धन से हाथ धोना पड़ेगा और 100 कोड़े खाना भी बहुत कष्टदायक होगा। अतः उसने 5 पीपे मिलावटी घी पीने की पहली सज़ा चुन ली। जब उसने घी पीना शुरू किया तो महसूस किया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ कितना हानिकारक होता है। दूसरा पीपा पीने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगी। तीसरे पीपे के बाद तो उसे लगा कि वह मर जाएगा और चौथे के बाद उसने कहा असंभव, इसलिए उसने दंड का दूसरा विकल्प चुन लिया। देखो, 4 पीपे उसने पी ली, लेकिन उसके बाद वह नहीं पी पाया, मतलब चौथे पीपे पीने के बाद वह रुक गया, उसके लिए असंभव हो गया। फिर दूसरा दंड चुना उसने सोचा कि किसी तरह 100 कोड़े सहन कर लूँगा और शरीर की मालिश करवाकर स्वस्थ हो जाऊँगा, क्योंकि वह सोने के 1000 सिक्के बचाना चाहता था। 10 कोड़े खाने के बाद शेट्टी का शरीर कांपने लगा। उसके शरीर ने कभी कड़ी मेहनत नहीं की थी। 20 कोड़ों के बाद उसे चक्कर आने लगे। 30 के बाद उसे आँखों के आगे दिन में ही तारे नज़र आने लगे। देखो, मतलब एक कोड़ा खाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने अब तक कितने कोड़े खाए? 30 के बाद उसे क्या हुआ? आँखों के आगे दिन में ही तारे नज़र आने लगे, मतलब आँखों के सामने अंधेरा छा गया। आसमान घूमने लगा, मतलब उसे चक्कर आने लगा। 40 के बाद उसके शरीर से खून बहने लगा और 50 के बाद वह मृतप्राय हो गया, मतलब मृतप्राय मतलब मरने की अवस्था। इस तरह आर्थिक दंड भुगतने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। मतलब उस ज़माने में खाने की चीज़ों में मिलावटी सामान मतलब मिलाने से क्या होता था? बेचने से इस तरह का दंड दिया जाता था। जो लोग मतलब डर के मारे अच्छी चीज़ें बेचा करते थे। देखा, इस तरह शेट्टी ने तीनों सजाएं भुगती। हरिपंत अपने काम के प्रति निष्ठावान थे और अपराधी की शक्ति या धन से प्रभावित नहीं होते थे। उसी राज्य में विभंडक नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह एक प्रसिद्ध और कपड़े के विशाल भंडार का स्वामी था। नगर के मध्य में उसकी दुकान थी, इसलिए नगर में आने वाला कोई भी पर्यटक उसकी दुकान की अनदेखी नहीं कर सकता था। एक दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और विभंडक अपनी विशाल दुकान के सामने खड़ा उस पर गर्व महसूस कर रहा था। उसी समय एक गरीब कुली गुनाकर समीप के रेस्टोरेंट से बहुत सी जूठन और कूड़े का बोझ उठाए निकला। यह कूड़ा करकट वह नगर के बाहरी इलाके में फेंक दिया करता था। जब वह विभंडक की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो उसका पैर फिसल गया
और वह दुकान के सामने फुटपाथ पर गिर गया। उसका बोझा खुल गया और सारा बदबूदार कूड़ा वहीं चारों ओर बिखर गया। गुनाकर बहुत दुखी हुआ और डरा सिमटा वहीं खड़ा रहा। विभंडक गुस्से से चिल्लाया, तुम में दिमाग नहीं है? देखो कितनी गंदगी फैलाई है, बदबू से बुरा हाल है। किसी ग्राहक के आने से पहले इसे तुरंत साफ कर दो। मुझे दुख है साहब, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। यह मेरी गलती से हुआ, मैं फिसल गया। मुझे एक झाड़ू और एक बाल्टी पानी दिला दीजिए, गुनाकर ने कहा। विभंडक ने दोनों चीज़ें दे दी और गुनाकर ने वह स्थान अच्छी तरह से साफ भी कर दिया। परंतु विभंडक अब भी नाराज था। तुम गीले फर्श को पोंछ कर सुखा दो, मैं तभी तुम्हें जाने दूंगा। साहब, पोंछने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है और अभी तो सुबह हुई है। जब तक आपके ग्राहक आएंगे सूरज की किरणें इसे अपने आप सुखा देंगी। या साहब, अपनी दुकान से कोई पुराना कपड़ा दिला दीजिए। मतलब वो विनम्र भाव से बोल रहा था कि अगर कपड़ा है तो आप दे दीजिए, मैं पोंछ दूंगा। तुम मेरी दुकान को क्या समझते हो? क्या उसमें पुराने कपड़े भरे हुए हैं? विभंडक गुस्से में था और उसकी आंखें गुनाकर के पुराने घिसे पिटे ऊनी कोट पर जमी थी। वह चिल्लाया, तुम अपना कोट उतारो और इससे फुटपाथ पोंछो। साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आप जैसे किसी अमीर आदमी ने यह पुराना कोट मुझे सर्दियों के लिए दिया है। यदि मैं इससे फर्श साफ करूँगा तो फिर इसे पहन नहीं पाऊँगा। मैंने फ़र्श अच्छी तरह साफ़ कर दिया है, आप उसकी चिंता न करें और मुझे जाने दें, गुनाकर ने विनती की। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर बदबू बनी रही तो मेरी दुकान में कम ग्राहक आएंगे। रोज़ाना मेरा हज़ारों रुपयों का नुकसान होगा। मतलब 1 महीने में लाखों रुपए और 1 साल में करोड़ों। इस तरह मेरा व्यवसाय घट जाएगा और मेरे प्रतिस्पर्धी इसका फ़ायदा उठाएंगे। अंत में मुझे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है और फिर मैं कंगाल बन जाऊंगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जाने से पहले इसे अच्छी तरह सुखा दो, नहीं तो मैं तुम पर मुकदमा चलाऊंगा। विभंडक की बातें सुनकर गुनाकर घबरा गया और रोने लगा। वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए, परंतु गुनाकर के पक्ष में कोई बोलना नहीं चाहता था। किसी ने न्यायमूर्ति हरिपंत को बुला लिया। वे वहाँ पहुँचे। उन्होंने शोर शराबा सुना तो भीड़ में से झांक कर देखा। उन्होंने विभंडक को चिल्लाते और असहाय गुनाकर को देखा तो वे सारी स्थिति भांप गए। मतलब उन्हें पता चल गया। हरिपंत को देखकर विभंडक शांत हो गया और जो कुछ हुआ था सब कह सुनाया। हरिपंत ने कहा, ठीक है, मैं निर्णय दूंगा। यहाँ गुनाकर गलत है। यदि इस जगह से बदबू आ रही है तो विभंडक को भारी नुकसान हो सकता है और इस दशा में निश्चित रूप से तुम्हें गुनाकर पर मुकदमा करना चाहिए। इसलिए गुनाकर को फर्श पोंछकर सुखाने के लिए अपने कोट का उपयोग करना चाहिए। इस निर्णय से विभंडक बहुत खुश था, परंतु गुनाकर चिंतित था। भीड़ ने भी महसूस किया कि इस बार हरिपंत का निर्णय निष्पक्ष नहीं था। कोई चारा न देखकर गुनाकर ने कोट उतारा और उससे फर्श साफ किया। फर्श सूख गया, कोट गंदा हो गया और विभंडक खुश हो गया। परंतु विभंडक लोग बुदबुदाते हुए वहाँ से छटने लगे थे। परंतु जब उन्होंने न्यायमूर्ति हरिपंत को बोलते देखा तो रुक गए। अब निर्णय का दूसरा भाग भी सुनिए।
इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गुणाकर के पास अब कोट नहीं है, उसे जुकाम हो सकता है, तो बुखार में तब्दील हो सकता है और फिर बाद में निमोनिया में। क्योंकि वह गरीब है इसलिए महंगा इलाज नहीं करवा सकता, वह मर भी सकता है। उसका पूरा परिवार उसकी कमाई पर निर्भर है, इसलिए वे भूखे रह जाएंगे और उनमें से कुछ तो भूख से मर भी सकते हैं। फिर उसके परिवार में बचे हुए लोग तुम पर मुकदमा कर सकते हैं। इस दशा में तुम्हें क्षतिपूर्ति करनी होगी, वह एक बहुत बड़ी रकम होगी। विभंडक इस फैसले पर चकित था। परंतु सर, यदि उसे जुकाम हुआ तभी तो यह सब होगा। हम यदि के आधार पर तो किसी की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, यह सच है। परंतु तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मेरा पहला निर्णय तुम्हारे यदि पर आधारित था। यदि बदबू बनी रहती तो कम ग्राहक आते और कम मुनाफा होता, और जब गुणाकर ने तुम्हारी काल्पनिक हानि स्वीकार कर ली तो तुम्हें भी इसकी काल्पनिक मृत्यु को स्वीकार करना होगा। इसलिए कृपा करके उसे मुआवजा दो। कानून की निगाह में सब बराबर है। विभंडक चिंतित हो गया। हरिपंत मुस्कुराए और बोले, विभंडक, गुणाकर को अपनी दुकान में ले जाओ और उसे एक नया ऊनी कोट दो जिससे उसे जुखाम, बुखार, निमोनिया आदि न हो। वहाँ एकत्र लोगों ने इस निर्णय पर तालियां बजाई और न्यायमूर्ति हरिपंत के न्याय की सराहना की। और इस पाठ की लेखिका है सुधा मूर्ति, और सुधा मूर्ति को आप लोग जानते हैं शायद, मेरे हिसाब से इस दुनिया के सभी लोग सुधा मूर्ति जी को अच्छी तरह से पहचानते हैं। ठीक है बच्चों।